आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपके साथ एक ऐसे साइंटिस्ट की जर्नी शेयर करने जा रहे हैं जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट काम होने के बावजूद उनका नाम कहीं इतिहास में खो गया। वो इंडिया की सबसे पहली पार्टिकल फिजिसिस्ट थी। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। विभा चौधरी एक इंडियन फिजिसिस्ट थी जिन्होंने पार्टिकल फिजिक्स और कॉस्मिक रेज में काम किया था। विभा का जन्म 3 जुलाई 1913 कोलकाता में ब्रिटिश इंडिया के टाइम हुआ था। वो अपने घर की थर्ड एल्डेस्ट चाइल्ड थी। उनके 4 बहनें और 1 भाई थे। उन्होंने अपना मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में पूरा किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इन द ईयर 1936 और वो अपने क्लास की अकेली महिला थी। आगे जाके वो इंडिया की पहली महिला बनी जिन्होंने फिजिक्स में पीएचडी किया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनकी आगे की जर्नी आसान नहीं थी। पीएचडी के लिए उनको किसी रिसर्च ग्रुप में आगे रिसर्च करने के लिए कोई ऑफर नहीं मिल रहा था। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद उनको बोस इंस्टीट्यूट के नए कॉस्मिक रे रिसर्च ग्रुप में पोजीशन मिला, जिनके हेड प्रोफेसर डीएम बोस थे। विभा ने जब ये रिसर्च ग्रुप ज्वाइन किया, उस समय पार्टिकल फिजिक्स का बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रहा था। उस समय ह्यूमन मेड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स नहीं थे, तो कॉस्मिक रेज एक बहुत अच्छा सोर्स था हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए। कॉस्मिक रेज बेसिकली वो रेडिएशन होता है जो आउटर स्पेस से अर्थ एटमॉस्फेयर में आता है। हम आज के टाइम ये जानते हैं कि कॉस्मिक रेज मेनली 99% होता है प्रोटॉन्स और हीलियम न्यूक्लियाई। उस समय ये पता करने के लिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में इन पार्टिकल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, विभा और बोस हिमालयाज गए अपने एक्सपेरिमेंट को हाई एल्टीट्यूड में मेजर करने के लिए। उन्होंने 3 डिफरेंट एल्टीट्यूड्स लगभग 4300 मीटर्स में अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उनका आइडिया ये था कि वो फोटोग्राफिक प्लेट्स को ज़्यादा देर तक इन हाई एल्टीट्यूड्स में रखकर पार्टिकल को ट्रेस कर सकें। फोटोग्राफिक प्लेट्स का यूज़ पार्टिकल फिजिसिस्ट कॉस्मिक रेज से आने वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उन्होंने पाया कि एक अननोन पार्टिकल भी ट्रेस हुआ है, जिनका उन्होंने मास कैलकुलेट करने की भी कोशिश की, बट उनका डिवाइस उतना सेंसिटिव नहीं था और फर्दर एनालिसिस के लिए उनको और ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ट्रेड और अदर कमर्शियल एक्टिविटीज बैन हो गए और चाहते हुए भी विभा और बोस इंग्लैंड से फोटोग्राफिक प्लेट्स नहीं मंगा पाए, जिसके वजह से उनका रिसर्च डिसकंटिन्यू हो गया। वॉर के बाद सेसिल पॉवेल और उनके ग्रुप ने इम्प्रूव्ड एंड मोर सेंसिटिव फोटोग्राफिक प्लेट्स से बलून एंड हाई एयरक्राफ्ट एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से उन्होंने एक नया पार्टिकल पायॉन डिस्कवर किया। उसका मास भी उन्होंने एस्टिमेट किया, जिसके लिए पॉवेल को 1950 में नोबेल प्राइज मिला। पॉवेल ने स्ट्रांगली एक्नॉलेज किया विभा और बोस के काम को। उसके बाद भी उनको ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन विभा अपने सेंसिटिव इक्विपमेंट्स ना होने के बाद भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं और उन्होंने सर पीएमएस ब्लैकेट की लैब मैनचेस्टर यूके में ज्वाइन। विभा ने वहाँ एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कंबाइन किया विल्सन क्लाउड चैम्बर और गाइगर मूलर काउंटर के साथ और कैलकुलेट किया कॉस्मिक शावर की डेंसिटी को। उनकी थीसिस का टाइटल था एक्सटेंसिव एयर शावर्स एसोसिएटेड विद पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, जो कि सबमिट किया गया था 1949 में। इसके कुछ महीनों बाद ब्लैकेट को नोबेल प्राइज मिला फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर मेथड एंड हिज डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड कॉस्मिक रेडिएशन।
ये अभी भी अनक्लियर है कि विभा का कितना कंट्रीब्यूशन था इस नोबेल प्राइज में, मगर हम ये जानते हैं कि उनके थीसिस एग्जामिनर जेनोसी एम विल्सन उनसे बहुत इम्प्रेस थे और उन्होंने विभा का नाम डॉक्टर होमी भाभा को रिकमेंड किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में टीएफआर में वो फर्स्ट फीमेल फैकल्टी मेंबर थी और उनको वहाँ की क्लाउड चैम्बर ग्रुप का इंचार्ज भी बनाया गया। विभा ने टीएफआर 1954 में छोड़ा और इकोल पॉलिटेक्निक पेरिस में ज्वाइन किया, जहाँ वो फिजिक्स फ्रेंच में पढ़ाती थी और साथ ही साथ मल्टीप्लेटेड क्लाउड चैम्बर जो कि फ्रेंच एल्प्स में है उसमें भी काम किया। इसके कुछ समय बाद वो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और फिर एमआईटी में प्रोफेसर ब्रूनो रॉसी के साथ कोलैबोरेटेड काम किया प्रोटोटाइप में, जो कि प्लास्टिक सिंटिलेशन फॉर डिटेक्टिंग लार्ज एयर शावर्स के लिए था। जब वो इंडिया वापस आई तो उन्होंने पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद में है वो ज्वाइन किया और कोलर गोल्ड फील्ड में अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, जिसका काम था एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना। उनका आगे का प्लान था कि वो फर्दर कॉस्मिक रेज के एक्सपेरिमेंट्स को इंडिया में सेटअप करें विद डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिन्होंने इसरो की स्टैब्लिशमेंट की थी। लेकिन विभा के ये प्लान्स अधूरे ही रह गए साराभाई के सडन डेथ की वजह से 1971 में। इसके कुछ समय बाद उन्होंने पीआरएल छोड़ के अपने होम टाउन कोलकाता वापस आ गई, जहां उन्होंने अपने बाकी के दिन रिसर्च करते हुए बिताए टिल हर डेथ इन 1991। क्या आपको पता है, विभा के नए एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के लिए नए डायरेक्टर ऑफ पीआरएल ने उनको परमिशन नहीं दिया था? क्या उनको पीआरएल में रिकॉग्निशन नहीं मिला? हमारे पास इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, बट उनका प्रमोशन ना दिया जाना और उनके काम को अनदेखा करना और भी कई चीज़ों से ये पता चलता है कि भेदभाव के इनडायरेक्ट एविडेंस थे। ये कहा राजेंद्र सिंह ने अपनी बुक अ ज्वेल अनअर्थड। बड़ा सवाल ये भी है कि कैसे इंडियन फिजिसिस्ट जैसे एम.एन. साहा, एस.एन. बोस, होमी जहांगीर बाबा और साराभाई वुमेन साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते थे। ये फैक्ट है कि होमी भाभा विभा को एक फर्स्ट क्लास फिजिसिस्ट नहीं मानते थे और सीवी रमन को भी 1930 में क्रिटिसाइज किया गया था वुमेन स्टूडेंट को अपने अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी में नहीं लेने का। विभा को इतने सारे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बाद भी उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। बट अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स आफ्टर हर डेथ उनकी बायोग्राफी अ ज्वेल अनअर्थड विभा चौधरी और 2018 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने विभा को ऑनर करते हुए एक वाइट ड्वार्फ स्टार HD 86001 को विभा नाम दिया। ये बिल्कुल पॉसिबल होता अगर उनको और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता, तो वो और अच्छा कंट्रीब्यूशन कॉस्मिक रेस की फील्ड में कर सकती थी। एक साइंटिस्ट के आगे वुमेन लगा देना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमको अपनी सोच अभी भी बदलनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।